अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैर आफियत से होंगे। तो आज के दिन हम एक न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे जो कि पीछे वाले के ही रिलेटेड है और उसी की जनरलाइजेशन है। तो आज हम डिस्कस करेंगे रीमान स्टिल्टस इंटीग्रल। ठीक है। और ये जनरलाइजेशन है किसकी, रीमान इंटीग्रल की। तो जो जो चीज़ें हम रीमान इंटीग्रल में पढ़ के आए हैं बस उसको थोड़ा सा इन जनरल लिख देना है, तो ये हमारे पास रीमान स्टिल्टस इंटीग्रल बन जाएगी। ठीक हो गया। तो एक मिनट बस, चलें जी। ठीक है। रीमान स्टिल्टस इंटीग्रल में हम पढ़ के आए थे, रीमान इंटीग्रल में हम पढ़ के आए थे, रीमान इंटीग्रल में कि ये हमारे पास इंटीग्रल ए से लेकर बी तक एफ डी एक्स होता था। अगर मैं इस एक्स की जगह इन जनरल कोई फंक्शन अल्फ़ा ऑफ एक्स ले लूँ, यानी कि इसको मैं बना दूँ ए से लेके बी तक एफ और डी अल्फ़ा ऑफ एक्स या डी अल्फ़ा लिख दूँ, तो ये हमारे पास जो चीज़ आएगी ये है रीमान स्टिल्टस इंटीग्रल। ठीक है। यानी कि ये रीमान स्टिल्टस इंटीग्रल है। अगर अल्फ़ा ऑफ एक्स की जगह पे मैं एक स्पेशल फंक्शन यानी कि एक ख़ास किस्म का फंक्शन एक्स ले लूँ, लीनियर फंक्शन एक्स ले लूँ, तो फिर ये रीमान इंटीग्रल बन जाता था। ठीक है। अगर एक्स है तो रीमान इंटीग्रल, अगर इन जनरल एक्स में कोई भी फंक्शन हो सकता है अल्फ़ा ऑफ एक्स से, तो वो हमारे पास रीमान स्टिल्टस इंटीग्रल है। बिल्कुल इसी तरह जैसे डेरिवेटिव हम पहले लेते थे एक्स के रिस्पेक्ट, फिर हमने आगे आगे जैसे जैसे बढ़ते गए, सेकेंड ईयर क्लास का ही हवाला देता हूँ, पहली एक्सरसाइजेज में पढ़ा था, यानी कि दूसरी तीसरी इस तरह एक्सरसाइजेज में पढ़ा था एक्स के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव। फिर हमने देखा नहीं एक्स के रिस्पेक्ट नहीं, हम एक्स स्क्वायर के रिस्पेक्ट भी ले सकते हैं। ठीक है, डेरिवेटिव। तो इस तरह ये चीज़ बढ़ती रही और इसी तरह ये है कि पहले एक्स के रिस्पेक्ट इंटीग्रेशन होती थी इंटीग्रल, अब अल्फा ऑफ एक्स के रिस्पेक्ट हुआ करेगी। ठीक है। तो ये क्या है, जनरलाइजेशन ऑफ रीमान इंटीग्रल है और जनरलाइजेशन को क्या नाम देंगे, रीमान स्टिल्टस इंटीग्रल का। अब जो चीज़ें आपने रीमान इंटीग्रल में पढ़ी थी वही यहाँ पे आएगी, लेकिन उसमें थोड़ा सा चेंजिंग आ जाया करेगा। ठीक है। तो इस वजह से यानी कि इसलिए हमें रीमान इंटीग्रल पहले आनी चाहिए ताकि हम रीमान स्टिल्टस इंटीग्रल को अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर सकें। वहाँ पे भी सबसे पहले आया था हमारे पास अपर एंड लोअर सम, तो यहाँ पे भी हम पढ़ते हैं क्या, अपर एंड लोअर सम। ठीक है। तो ये आप ना चीज़ें कंपेयर करने से पढ़ेंगे ना तो फिर अच्छे तरीके से समझ आएंगी। देखें, वहाँ पे हमने अपर सम पढ़ा था, वहाँ पे हमने अपर सम पढ़ा था कि अपर सम को यू से भी ज़ाहिर करते हैं, यू पी एफ से, और अपर सम को बड़े एस पी एफ से भी ज़ाहिर करते हैं, जो मर्ज़ी लिख लें। ये किसके इक्वल होता था, सिग्मा आई वन से लेके एन और एफ ऑफ एक्स आई। ठीक है, एफ ऑफ एक्स आई और डेल एक्स आई होगा। ठीक है, डेल एक्स आई होगा। आप ये भी लिख सकते हैं और आप चाहें तो इसकी ये वैल्यू हमने कौन सी लेनी है, ये वैल्यू हमने सुप्रीमम वाली लेनी है। अपर सम है ना, अपर सम के लिए हमने ये सुप्रीमम वाली वैल्यू लेनी है, यानी कि ये हमारे पास होता है, ये सुप्रीमम है। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, ये सुप्रीमम है, यानी कि अपर बाउंड है, अपर बाउंड है। और कौन सी अपर बाउंड है, लीस्ट अपर बाउंड है। ठीक है, लीस्ट अपर बाउंड है। इसी तरह अगर हमने लोअर सम की बात करनी हो, किसकी, लोअर सम की बात करनी हो, लोअर सम की बात करनी हो, तो लोअर सम को हम एल पी एफ से ज़ाहिर करते थे और इसके लिए हम स्मॉल एस जो है, स्मॉल एस पी एफ आता था। पी क्या है, पार्टीशन, एफ क्या है, जिस फंक्शन की हम जिस फंक्शन का सम फाइंड करना चाह रहे हैं। तो ये लोअर सम होता था सिग्मा आई वन से लेके एन तक एफ एक्स आई और डेल एक्स आई। ठीक है, डेल एक्स आई ये किसके इक्वल होता था, तो अब इसकी जगह पे हमने इन्फीमम लेनी है, तो ये था समीशन आई वन से लेके एन तक और स्मॉल एम आई डेल एक्स आई। ठीक है, ये हमारे पास है। यहाँ पे जो ये थी ये लोअर बाउंड थी, ये क्या थी, ये लोअर बाउंड थी, और लोअर बाउंड कौन सी थी, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। ठीक हो गया। अब यहाँ पे क्या होगा, क्या चेंजिंग आएगी, सिर्फ वो देखें चेंजिंग क्या आएगी। अब हमें इन जनरल फंक्शन लेना है तो हम कहेंगे यू पी एफ और अल्फा। अब ठीक है, अब क्या लेंगे, अल्फा। और यहाँ पे ये चीज़ होती थी और ये किस इंटरवल के रिस्पेक्ट होता था, एक्स, यानी कि अगर हम कहें डेल एक्स की बात करें, डेल एक्स की, तो डेल एक्स जो लेंथ होती थी वो किसकी थी, यानी कि डेल एक्स क्या था, डेल एक्स इस इंटरवल की लेंथ थी, एक्स एक्स आई माइनस वन से एक्स आई इंटरवल होता था, और ये चीज़ किसके इक्वल होती थी, एक्स आई माइनस एक्स आई माइनस वन, यानी कि फाइनल माइनस इनिशियल। ठीक है, लेकिन अब हम चलने लगे हैं, अब हम चलने हैं
चलते हैं रीमान स्टीलजेस इंटीग्रल में। तो इसके लिए अपर सम हमारे पास आएगा यू पी एफ अल्फ़ा अब आएगा, और अपर सम किसके इक्वल होगा, सिग्मा आई 1 से लेके एन तक, और यहाँ पे आ जाएगी सुप्रीमम की वैल्यू, ये आ गई सुप्रीमम की वैल्यू। और अब यहाँ पे पहले डेल एक्स था, लेकिन अब अल्फ़ा के रिस्पेक्ट चल रहे हैं, अल्फ़ा ऑफ एक्स के रिस्पेक्ट, तो यहाँ पे हम लिखेंगे डेल अल्फ़ा ऑफ एक्स आई। इस तरह भी लिख सकते हैं आप, इस तरह भी लिख सकते हैं, ठीक है। और इंटरवल कौन सा है, एक्स आई माइनस 1 से एक्स आई, बल्कि अब अल्फ़ा भी है ना साथ, तो ये आएगा अल्फ़ा ऑफ एक्स आई माइनस 1 से लेके अल्फ़ा ऑफ एक्स आई। और डेल अल्फ़ा ऑफ आई किसके इक्वल होगा, फाइनल माइनस इनिशियल, यानी कि अल्फ़ा ऑफ एक्स आई माइनस अल्फ़ा ऑफ एक्स आई माइनस 1, ये वाली चीज़ें होंगी। इसी तरह लोअर वाले को भी आप लिख सकते हैं, लोअर एल पी एफ अल्फ़ा किसके इक्वल आ जाएगा, समीशन आई 1 से लेके एन और स्मॉल एम आई और डेल अल्फ़ा आई, ठीक है। और ये सिर्फ चेंजिंग एम और एम आई की होता है। अब ये देखें, अगर इस पर हम लिमिट लगा देंगे, यानी कि एन की वैल्यूज़ हम यानी कि लिमिट इन्फिनिटी पे ले जाएंगे, तो ये हमारे पास इंटीग्रल में चेंज होने की कोशिश करेगा और एट द एंड इंटीग्रल में चेंज हो जाएगा। अगर हम इसकी सबसे अगर डिफरेंट पार्टीशन लें तो डिफरेंट अपर सम आता है, डिफरेंट पार्टीशंस लें तो डिफरेंट लोअर सम आता है। ये सारा कंसेप्ट जो है ना रीमैन इंटीग्रल में हमने डिटेल से डिस्कस किया हुआ है, ठीक है। यानी कि यू पी एफ यानी कि तमाम सम हमने लिए, उसको एक सेट में बंद कर दिया, वो यू वाले में। ये यू अब हमारे पास क्या है, ये सेट है अपर सम्स का। जब डिफरेंट पार्टीशंस ली और उसके कोरस्पोंडिंग जो डिफरेंट सम्स आएगा उनका एक हमने सेट बना लिया, और इसकी जब हम इन्फीमम लेंगे, जब इसकी इन्फीमम लेंगे तो ये हमारे पास अपर इंटीग्रल आ जाएगी। और इसको इस तरह ज़ाहिर करते हैं, ये आ गई अपर इंटीग्रल, ठीक है। डी अल्फ़ा लिख ले, डी अल्फ़ा ऑफ एक्स भी लिख सकते हैं इस तरह, ठीक है। अब अल्फ़ा के रिस्पेक्ट, तो ये हमारे पास क्या आ गई अपर इंटीग्रल। अब लोअर इंटीग्रल में से सबसे सुप्रीमम वैल्यू लें। अब यहाँ पे इन्फीमम ही क्यों लेते हैं, सुप्रीमम ही क्यों लेते हैं, और अपर वाले में इन्फीमम क्यों, लोअर वाले में सुप्रीमम क्यों, तो ये सारी चीज़ें हमने रीमैन इंटीग्रल में यानी कि सिंपल में सारी डिटेल से डिस्कस करके आए हैं। अब वही थोड़ा सा वास्ट करके कंसेप्ट यहाँ पे यूज़ होंगे, और इन जनरल हम चीज़ें देख रहे हैं, ठीक है। ये लोअर वाले कसम का लेंगे तो ये लोअर इंटीग्रल बनेंगे, ठीक है। ये क्या बनेगी, लोअर इंटीग्रल बनेगी। अब ये दोनों आंसर आपस में इक्वल आ भी सकते हैं और नहीं भी। अगर फ़र्ज़ किया ये दोनों आपस में इक्वल नहीं आते, तो हम कहेंगे कि ये हमारे पास जो फंक्शन एफ था ये रीमन स्टीलजेस इंटीग्रेबल नहीं है, यानी कि ये रीमन स्टीलजेस इंटीग्रेबल नहीं है इस इंटरवल पर। ये क्या है, ये एक सेट है कि जिसमें तमाम रीमन स्टीलजेस वाले फंक्शन जो इंटीग्रेबल होते हैं, यानी कि रीमन स्टीलजेस ऑपरेटर, रीमन स्टीलजेस वाले जो इंटीग्रेबल होते हैं वो सारे इस सेट में बंद कर दिए। और अगर ये इसके इक्वल नहीं है तो ये इंटीग्रेबल नहीं होगा, तो इसका मतलब है कि एफ इस सेट में से बिलोंग नहीं करता, ठीक है। और फ़र्ज़ किया है कि अगर ये आपस में इक्वल आ जाते हैं, यानी कि अगर ये आपस में इक्वल आ जाते हैं, ये आपस में क्या आ जाते हैं, इक्वल आ जाते हैं, तो हम कहेंगे कि एफ फंक्शन जो है वो बिलोंग करेगा कहाँ से, आर एस अल्फ़ा ए कोमा बी से। तो इसका मतलब क्या है कि अगर ये दोनों आपस में इक्वल आ गए तो फंक्शन रीमन स्टीलजेस इंटीग्रेबल है इस इंटरवल पे, यानी कि फंक्शन इस सेट का एलिमेंट है। तो इस सेट के एलिमेंट कौन से हैं जो कि इंटीग्रेबल होते हैं, ठीक हो गया। तो ये दोनों वैल्यूज़ आपस में इक्वल भी आ सकती हैं और नहीं भी। अगर इक्वल नहीं आई तो वो इंटीग्रेबल नहीं। और कौन सा इंटीग्रेबल नहीं, रीमन स्टीलजेस इंटीग्रेबल नहीं इस इंटरवल ए कोमा बी पर, ठीक है। और अगर दोनों की वैल्यूज़ आपस में इक्वल आ गई तो हम कहेंगे कि फंक्शन हमारे पास रीमन स्टीलजेस इंटीग्रेबल है इस इंटरवल पर। अब एक और बात ये देखें, अगर फंक्शन बाउंडेड है, अगर फंक्शन हमारे पास क्या है, बाउंडेड है, ठीक है। अगर फंक्शन बाउंडेड है तो फिर अपर और लोअर इंटीग्रल जो है, अपर और लोअर इंटीग्रल जो है वो लाजमी एग्जिस्ट करेंगे, यानी कि इसका आंसर लाजमी निकल के आएगा। अब लाजमी निकल के आएगा, हो सकता है वो दोनों आपस में इक्वल हो सकता है वो दोनों आपस में इक्वल ना हो। अगर वो दोनों आपस में इक्वल हुए तो ये हमारे पास एफ बिलोंग कर जाएगा कहाँ से, रीमन स्टीलजेस यानी कि इस वाले सेट से, और ये इंटीग्रेबल होगा। और अगर आपस में इक्वल नहीं, यानी कि ये ऊपर वाला क्राइटेरिया ही दोबारा लिख रहा हूँ, लेकिन इसके पीछे मैंने बाउंडनेस लगा दी कि अगर कोई फंक्शन बाउंडेड है तो उसकी लाजमी अपर इंटीग्रल और लोअर इंटीग्रल का आंसर आएगा।
अब अगर अपर और लोअर वाले का आंसर इक्वल आ गया, यानी कि ये ऊपर वाली हुई चीज़ जो मैंने बताई हुई थी, तो वो इंटीग्रेबल है, और अगर इक्वल नहीं आया तो वो इंटीग्रेबल नहीं है, यानी कि उस सेट से बिलोंग नहीं करता कि जिसमें हमने इंटीग्रेबल वाले फंक्शन रखे हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया कि बाउंडेड फंक्शन जो है वो इंटीग्रेबल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, लेकिन जो इंटीग्रेबल फंक्शन होगा ना, अब इसके बैक से चलते हैं, यहाँ से चलते हैं हम, जो इंटीग्रेबल होगा वो लाजमी तौर पे उसकी अपर और लोअर एग्जिस्ट करती होगी। ज़ाहिर सी बात है, अपर और लोअर आपस में इक्वल है तो कोई आंसर आपस में इक्वल तब भी होता है जब उसकी वैल्यू कोई फाइनाइट हो, तो यानी कि ये लाजमी एग्जिस्ट करती होगी, ये लाजमी एग्जिस्ट करती है तो फंक्शन लाजमी बाउंडेड है। ठीक है, यानी कि हर बाउंडेड फंक्शन जो है वो यानी कि बाउंडेड फंक्शन जो है वो इंटीग्रेबल हो भी सकता है और नहीं भी। ये देखें, इस तीर में से दो निशान निकाल दिए हमने, लेकिन जो इंटीग्रेबल फंक्शन होगा वो लाजमी तौर पे बाउंडेड होगा। ठीक है, ये वाला क्राइटेरिया था, बस ये चीज़ें थी जो कि रीमन में पढ़ के आए थे हम, उसको ही हमने इसको रीमन स्टीलजेस में लाने की कोशिश की। अब हम थ्योरी पढ़ लेते हैं, अपर एंड लोअर सम सारी समझ आएगी। कहता है एफ हमारा, अब यहाँ पे जो अल्फ़ा होता है ना, यहाँ पे लिख देता हूँ, अल्फ़ा जो होता है, अल्फ़ा ये मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन होता है। अल्फ़ा ऑफ एक्स क्या है, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन। कौन सा, इंक्रीजिंग फंक्शन। अब मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग का मतलब क्या है कि यानी कि अल्फ़ा ऑफ एक्स वन होगा, अल्फ़ा ऑफ एक्स ज़ीरो भी होगा, ठीक है, अल्फ़ा ऑफ एक्स टू भी होगा, अल्फ़ा ऑफ एक्स थ्री भी होगा, और सो ऑन अल्फ़ा ऑफ एक्स एन भी होगा, और एक्स एन भी होगा। ठीक है, तो अगर इनके दरमियान इस तरह का रिलेशन है कि आगे वाली टर्म जो है वो बढ़ती जा रही है या उसके बराबर है, ग्रेटर देन और इक्वल टू है पीछे वाली टर्म से, तो इसको कहते हैं मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग। ठीक है, तो इस तरह का होगा अल्फ़ा फंक्शन, यानी कि अगर अल्फ़ा की फंक्शनल वैल्यू ले हम, अगर हम अल्फ़ा की फंक्शनल वैल्यू ले, अल्फ़ा भी तो एज एक फंक्शन है ना, अल्फ़ा ऑफ एक्स क्या है, एक फंक्शन है एक्स पे, तो अगर ये हमारे पास इसकी आगे वाली वैल्यूज़ जो है वो बढ़ती जाएँ, तो ये हमारे पास मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन होता है। और डिक्रीजिंग लिखना हो तो आगे वाली टर्म्स इसकी छोटी होती रहती हैं। ठीक है, तो ये वाला अल्फ़ा हमने कौन सा लेना है, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग। चलिए आ जाए जी, अब हम कंसेप्ट पढ़ते हैं। कहता है लेट एफ एंड अल्फ़ा भी बाउंडेड फंक्शंस, बाउंडेड फंक्शन होने चाहिए दोनों, ताकि बाउंडेड फंक्शन की तो अपर एंड लोअर इंटीग्रल जो है वो एग्जिस्ट करती है। ठीक है, इस इंटरवल पर एंड अल्फा इज मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग, अल्फा मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है इस इंटरवल पे, और ए यहाँ पे लेस देन और इक्वल टू बी है। ठीक है, कोरस्पॉन्डिंग टू एनी पार्टीशन, हमने पार्टीशन ले लिया, उसके कोरस्पॉन्डेंस ये देखें, तो कहता है हम लिख सकते हैं डेल अल्फा आई किसके, इसके इक्वल है। तो ये मैंने चीज़ आपको लिखवाई हुई है, ये वाली, ये देखें। ठीक है, ये वाली। आगे चलते हैं, कहता है इट इज़ क्लियर डैट, ये क्लियर है कि ये वाली चीज़ हमेशा पॉजिटिव होगी। कैसे पॉजिटिव होगी, क्योंकि हमने आपको बताया है, यानी कि ये आपको बताया है कि अल्फ़ा क्या है, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन है। ठीक है, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन है। अगर मैं यहाँ से थोड़ा सा रेज करके इससे पीछे वाली एक टर्म लिख लूँ, यानी कि ये एक्स एन माइनस वन है और ये अल्फ़ा ऑफ एक्स एन है। ठीक है, तो ये भी ज़ाहिर सी बात है कि फिर ये भी हमारे पास क्या होगा, यानी कि इस तरह ये चीज़ होगी। अब अगर मैं इन दोनों को सिर्फ उठाऊँ, इन दोनों को उठाऊँ यहाँ से, ठीक है, इन दोनों को यहाँ से उठवा लेते हैं, तो ये देखें क्या बन जाएगा, अल्फ़ा ऑफ एक्स एन माइनस वन और लेस दैन और इक्वल टू अल्फ़ा ऑफ एक्स एन। अब इसको उठा के इधर ले आए तो क्या बन जाएगा, ज़ीरो और लेस दैन और इक्वल टू अल्फ़ा ऑफ एक्स एन माइनस अल्फ़ा ऑफ एक्स एन माइनस वन। ठीक है, और अगर आप देखें तो ये क्या बन गया, डेल अल्फ़ा एन बन गया। ठीक है, और ये क्या बन गया, ग्रेटर दैन और इक्वल टू जीरो आ गया। इसी तरह अगर यहाँ पे आई होगा तो क्या बन जाएगा, यानी कि अगर इसकी जगह मैं आई लगा दूँ तो क्या बन जाएगा, डेल अल्फ़ा आई ग्रेटर दैन और इक्वल टू जीरो। तो ये हमारे पास लिखा हुआ है, लोडिंग हो रही है, एक मिनट, हाँ ये देखें, ये हमारे पास लिखा हुआ है डेल अल्फ़ा आई जो है वो ग्रेटर दैन और इक्वल टू जीरो होगा। ठीक है, ये वाली चीज़ जो है ग्रेटर दैन इक्वल टू जीरो होगी। क्यों, क्योंकि ये हमारे पास मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन है। ठीक है, ये भी क्लियर हो गया। वी डिफाइन टू सम्स, हम दो सम डिफाइन करवाने लगे हैं, यू पी एफ अल्फ़ा, ठीक है, और एल पी एफ अल्फ़ा, ये मैंने आपको डिफाइन करवाया, यानी बता दिया था सारा। एम आई और एम आई क्या है, बाउंड्स हैं, कौन कौन से, इन्फीमम और सुप्रीमम रिस्पेक्टिवली, पहला इन्फीमम दूसरा सुप्रीमम ऑफ एफ, और ये हमें इंटरवल दिया गया है रिस्पेक्टिवली कॉल्ड द अपर एंड लोअर सम, इसको कहते हैं ऑफ एफ कोरिस्पोंडिंग टू द पार्टीशन पी। ठीक है, पी पार्टीशन फंक्शन एफ विद रिस्पेक्ट टू अल्फा ऑफ एक्स फंक्शन। एम आई क्या है, इन्फीमम, ये क्या है, सुप्रीमम, और ये हमारे पास क्या है, लेंथ ऑफ दिस इंटरवल, लेंथ हुआ करेगी उन इंटरवल्स की। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं,
नेक्स्ट कहता है मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग जो है, इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिया है कि अगर पहली टर्म जो है लेस देन है, दूसरी बड़ी है, उस तीसरी उससे बड़ी है, चौथी उससे बड़ी है, पांचवी उससे, ये इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, अब ये क्या है, ये हमें बताया गया है कि अल्फ़ा अगर एज ए फंक्शन देखें तो ये भी इस तरह ये इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग को यहाँ पे थोड़ा सा बताया गया है, फिर कहा गया कि अल्फ़ा के केस में ये डिक्रीजिंग फंक्शन इस तरह होगा। ठीक है, ये वाली चीज़। नेक्स्ट चलते हैं, अपर एंड लोअर रीमान स्टीलजेस इंटेग्रल, यानी कि ये चीज़ भी मैंने सारी एक्सप्लेन कर दी है कि अगर इन्फीमम लेंगे उस सेट का, ठीक है, और सुप्रीमम लेंगे तो ये हमारे पास जब इन्फीमम लेनी है तो अपर इंटीग्रल, जब सुप्रीमम लेनी है तो उस वक्त लोअर इंटीग्रल। और ये सुप्रीमम और इन्फीमम ही क्यों लेते हैं, ये सारी एक्सप्लेनेशन सिंपल, यानी कि ये तो रीमान स्टीलजेस इंटेग्रल है ना, हमने रीमान इंटेग्रल में देखी है। ठीक है, द इन्फीमम एंड द सुप्रीमम बीइंग टेकन ओवर ऑल द पार्टीशन ऑफ ए कॉमा बी, दीज आर रिस्पेक्टिवली कॉल्ड द, यानी कि ये यहाँ पे ना देख लीजिएगा थोड़ा सा, उन्होंने लिखा है द इन्फीमम, और जो सुप्रीमम होती है बीइंग टेकन ओवर ऑल पार्टीशन ऑफ ए कोमा बी, ए कोमा बी पार्टीशन की तमाम पार्टी दी, नहीं यहाँ पे इस तरह आना चाहिए था कि ये यू पी एफ अल्फ़ा इज़ द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल ऑल अपर सम्स। ठीक है, यानी कि क्या लिखना था, ये जो हमारे पास u है ये क्या है, इज द सेट ऑफ ऑल अपर सम्स कोरिस्पोंडिंग टू द ऑल पार्टीशंस ऑफ ए कोमा बी। दोबारा सुन ले, ये हमारे पास सेट है तमाम अपर सेट का जो कि तमाम पार्टीशन के कोरिस्पोंडेंस आए हैं ए कोमा बी इंटरवल की रिस्पेक्ट। ठीक है, u इज द सेट ऑफ ऑल द अपर सम्स corresponding to the all partitions of A comma B, then its infimum value is called the value of lower इसको क्या कहते हैं, अपर रीमन स्टीलजेस इंटेग्रल। इसी के लिए आप खुद डेफिनेशन बनाए, जल्दी रिपीट करें जिस तरह मैंने इस वाले की, क्या बनेगा, L is the set of all the lower sums corresponding to all partitions of A comma B, आगे की यानी कि आगे क्या था, A comma B की तमाम partitions, दोबारा, L is the set of all the L is the set of all the L is the set of all the lower sums over all partitions corresponding to the, या overall, ठीक है, overall लिख लें या corresponding to the all partitions of the A comma B। ठीक है, then the supremum value of this set is the value of the lower lower Riemann Stieltjes integral। ठीक है, बस काफ़ी है, एक दफ़ा स्पीड से बोल लेते हैं। यू इज द सेट ऑफ ऑल द अपर सम्स यू इज द सेट ऑफ ऑल द अपर सम्स कोरिस्पोंडिंग टू द ऑल द पार्टीशंस ऑफ ए कोमा बी, देन द इन्फीमम वैल्यू ऑफ दिस सेट इज द वैल्यू ऑफ द अपर रीमन स्टीलजेस इंटेग्रल। ठीक है, एंड द अपर रीमन स्टीलजेस इंटेग्रल इज डिनोटेड बाय, ठीक है, या इस तरह कह सकते हैं, नीचे वाला देखें, एल इज द सेट ऑफ ऑल द लोअर सम्स कोरिस्पोंडिंग टू द ऑल द पार्टीशंस ऑफ द of all the partitions of A comma B, then the supremum value of this set is called the lower Riemann Stieltjes integral। ठीक है, then the supremum value of this set is called the value of lower Riemann Stieltjes integral, and Riemann lower Stieltjes integral is denoted by, ये अपने आप से यानी कि इस तरह इतनी इंग्लिश लिख लीजिएगा, ग्रेजुएशन लेवल है। These are respectively called the upper and lower integral of f with respect to alpha function। These are two integral जो कि may or may not be equal, अगर ये इक्वल ना हुए तो ये हमारे पास इंटीग्रेबल नहीं होंगे, और अगर वो इक्वल हुए तो इनकी कॉमन वैल्यू को हम रीमन स्टीलजेस इंटीग्रल कहते हैं, और बड़ा आएगा क्योंकि किसी का नाम है। प्रूव डैट हमने प्रूव करना है ये वाला रिजल्ट, तो ये हम रिजल्ट जो है ना प्रूव करके आए थे वहाँ पे रीमन वाले में, बस वहाँ पे ये अल्फ़ा अल्फ़ा नहीं थे लगे, जहाँ पे अल्फ़ा अल्फ़ा आ गए हैं बस। ठीक है, ये खुद भी कर सकते हैं आप, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा ना जल्दी जल्दी बता देता हूँ। देखें, हमें पता है क्या कि ये क्या है, ये हमारे पास अपर बाउंड लोअर बाउंड है, लोअर बाउंड है। ठीक है, अब हम क्या ले लेते हैं, एम आई ले लेते हैं। ये क्या है, ये लीस्ट ये ग्रेटेस्ट अपर बाउंड है, ये ग्रेटेस्ट अपर बाउंड है, अपर बाउंड है।
और ये क्या है हमारे पास, कैपिटल एम ले ले, कैपिटल एम हो गई अपर बाउंड, अपर बाउंड, और ये कैपिटल एम आई होगी हमारे पास लेस्ट अपर बाउंड हो गई। ठीक है, अब देखें, अब ये इनके दरमियान रिलेशन देख लेंगे हैं। और ये ना रियल एनालिसिस 1 में हम एक थ्योरम पढ़ के आए थे कि हाँ हमेशा याद रखें, इसको कहते हैं इन्फीमम और इसको कहते हैं सुप्रीमम। और हम एक थ्योरम पढ़ के आए थे कि किसी भी सेट की, कोई एक सेट है उसकी सुप्रीमम और इन्फीमम फाइंड करें तो हमेशा याद रखें कि जो इन्फीमम होती है वो लेस दैन और इक्वल टू होती है किससे, सुप्रीमम के। ठीक है, ये एक थ्योरम है। अगर आपने इसका प्रूफ देखना है तो रियल एनालिसिस 1 में मेरी इस पर वीडियो बनी हुई है, आप देख सकते हैं। ठीक है, और ये कैपिटल एम आई से आ गया। अब ये देखें, अब इसका और इसका रिलेशन हम देखने लगे हैं। इसमें लेस देन आएगा, ग्रेटर देन आएगा, क्या आएगा इसको देखने लगे हैं। अब ये एम क्या है, लोअर बाउंड है, और लोअर बाउंड, लोअर एम क्या है, लोअर बाउंड है। लोअर बाउंड है तो इसमें ग्रेटेस्ट, ये क्या है, लोअर बाउंड है, यहाँ पे लोअर आना था। एम एम क्या है, लोअर बाउंड है। एम आई क्या है, एम आई भी लोअर बाउंड ही है, लेकिन कौन सी, ग्रेटेस्ट, ग्रेटेस्ट। ठीक है, ग्रेटेस्ट। अब एम की दो पॉसिबिलिटीज हैं, एक क्या, एक तो एम जो है वो एम आई ही हो, ये क्या है, ये हमारे पास क्या है, लोअर बाउंड है। ऐसा भी तो हो सकता है कि ये लोअर बाउंड सबसे ग्रेटेस्ट वाली हो। ठीक है, तो वो यानी कि फिर ये तो के आपस में इक्वल हो जाएंगे। और ऐसा भी हो सकता है कि ये जो है वो ये वाली ना हो, इसके अलावा कोई लोअर बाउंड हो। अगर इसके अलावा कोई लोअर बाउंड होगी तो सबसे बड़ी कौन सी है, एम आई, तो फिर यानी कि अगर उसके अलावा होगी तो फिर ये केस बन जाएगा। अगर लोअर बाउंड जो है वो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड वाली ही हो, यानी कि ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड भी तो लोअर बाउंड ही है ना, इसका इससे कंपेयर करेंगे तो ये इक्वल टू आएगा। लेकिन अगर हम लोअर बाउंड कोई और ले लें जो कि ग्रेटेस्ट नहीं है, तो जब ग्रेटेस्ट वाले से मुकाबला करेंगे तो ग्रेटेस्ट वाली बड़ी होगी, तो यहाँ से एम लेस देन और इक्वल टू एम आई आ गया। ठीक है, ये चीज़ यानी कि ये। इसी तरह यहाँ पे कौन सा आएगा, एम और एम के दरमियान देख लेते हैं रिलेशन। एम क्या है, एम हमारे पास अपर बाउंड है। एम आई क्या है, लीस्ट अपर बाउंड है, लीस्ट ग्रेटेस्ट, लीस्ट अपर बाउंड, अपर बाउंड है लेकिन लीस्ट वाली है, लीस्ट अपर बाउंड है। ठीक है, अब हो सकता है ये एम जो है, हो सकता है एम जो है एम आई के इक्वल हो, यानी कि ये जो हम अपर बाउंड ले रहे हैं वो लीस्ट वाली हो, तो फिर ये वाली, क्योंकि अपर बाउंड भी अपर बाउंड है, और ये लीस्ट अपर बाउंड ये भी तो एक अपर बाउंड ही है। तो जब इसकी वैल्यू भी हम अपर बाउंड वाली ले लें, इसकी वैल्यू भी लीस्ट अपर बाउंड वाली ले लें, इसकी भी लीस्ट अपर बाउंड वाली, तो ये आपस में इक्वल होंगे। लेकिन अगर मैं ऐसी वैल्यू उठा लूँ ये वाली जो कि लीस्ट अपर बाउंड नहीं है, तो फिर क्या होगा, जो लीस्ट है वो ज़ाहिर सी बात है छोटी होगी, लीस्ट जो है सबसे, ठीक है, दूसरी अपर बाउंड से। तो ये फिर यहाँ पे आ जाएगा एम जो है, एम आई जो है ये लेस देन है एम से, नीचे वाला केस, और ऊपर वाले में इक्वल टू है, तो ये हमारे पास आ जाएगा ये वाली चीज़। ठीक है, अब इसके साथ डेल अल्फ़ा आई से मल्टीप्लाई करवा दें दोनों तरफ, एम आई डेल अल्फ़ा आई, और ये लेस दैन और इक्वल टू एम आई डेल अल्फ़ा आई, और यहाँ भी लेस दैन और इक्वल टू एम डेल अल्फ़ा आई आ गया। ठीक है, अब समीशन अप्लाई कर दें तीनों तरफ, यहाँ पे समीशन अप्लाई कर दी 1 से लेके एन तक, और यहाँ पे समीशन अप्लाई कर दी 1 से लेके एन तक, यहाँ पे समीशन अप्लाई हो गई 1 से लेके एन तक, यहाँ पे समीशन अप्लाई हो गई 1 से लेके एन तक। ठीक है, अब ये अगर आप देखें तो क्या बन गया, लोअर सम एल पी एफ अल्फ़ा बन गया, लेस दैन इक्वल टू ये क्या बन गया, अपर सम एल पी एफ अल्फ़ा बन गया। और ये चीज़ हमारे पास क्या बन गई, तो एम कॉन्स्टेंट है तो बाहर आ जाएगा, बाकी समीशन इस पर अप्लाई हो जाएगी 1 से लेके एन तक, और डेल अल्फ़ा आई, और यहाँ पे ये आ जाएगा लेस दैन और इक्वल टू किससे, कैपिटल एम बाहर आ जाएगा, और समीशन अप्लाई हो जाएगी 1 से लेके एन तक, डेल अल्फ़ा आई आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा सा फोकस करिएगा, कितने गया, हाँ यहाँ पे दोनों थोड़ा सा फोकस करें, यानी कि अब इसकी वैल्यू मैं निकालने लगा हूँ, ये दोनों सेम है ना, इसकी वैल्यू आई 1 से लेके एन तक और डेल अल्फ़ा आई निकालने लगा हूँ। चलें जी वैल्यूज पुट करना शुरू करें। पहले देख लें इसकी वैल्यू क्या होती है, आई 1 से लेके एन तक, इसकी वैल्यू मैंने आपको बताई है अल्फ़ा एक्स आई माइनस अल्फ़ा एक्स आई माइनस 1 होती है। ठीक है, आई की वैल्यू 1 पुट करूँगा तो ये आ जाएगा अल्फ़ा एक्स 1 माइनस अल्फ़ा एक्स ऑफ 0। आई की वैल्यू मैं 2 पुट करूँगा तो कितनी, 2 पुट करूँगा तो कितनी आएगी, अल्फ़ा एक्स 2। आई की वैल्यू 2 पुट करूँगा तो क्या आएगा, अल्फ़ा एक्स 2 माइनस अल्फ़ा एक्स 1। आई की वैल्यू 3 पुट करूँगा तो क्या आएगा, अल्फ़ा एक्स 3 माइनस अल्फ़ा एक्स 2, और प्लस ऑन आई की वैल्यू अगर मैं एन माइनस 1 पुट करूँ तो अल्फ़ा एक्स आई माइनस 1, और प्लस अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा एक्स आई माइनस 2। और इसी तरह एन तक जा रहा है तो एन पे ख़त्म हो गया, एन पुट करूँ तो क्या आएगा, अल्फ़ा एक्स एन माइनस अल्फ़ा, ये एन पुट किया था, ठीक है, अल्फ़ा
एक्स एन माइनस वन आ जाएगा। अब इसमें जो कैंसिल होते हैं उसको कैंसिल करें, एट द एंड रिजल्ट देखें, ठीक है। तो ये वाली प्लस वाला ये माइनस वाले से कैंसिल, अब ये प्लस वाला इस माइनस वाले से कैंसिल, ये प्लस वाला इस माइनस वाले से कैंसिल, इसी तरह ये इससे पीछे वाले कोई टर्म होगी उससे कैंसिल होगा, और ये वाली टर्म जो है इससे आगे वाली कोई टर्म होगी इससे कैंसिल होगा। एट द एंड क्या बचेगा, माइनस अल्फ़ा ऑफ एक्स ज़ीरो और ये प्लस अल्फ़ा ऑफ एक्स एन, ठीक है, यानी अल्फ़ा ऑफ एक्स एन माइनस अल्फ़ा ऑफ एक्स ज़ीरो बच जाएगा ये वाला, ठीक है। और अगर हम देखें तो इंटरवल जो होता है कोई भी आप ले लें ए कोमा बी, इसके पहले पॉइंट को एक्स जीरो का नाम दिया जाता है और इसके दूसरे बार अल्फ़ा ऑफ एक्स जीरो का नाम दिया जाता है, और ये एक्स जीरो का नाम दिया जाता है, और इसके एंड वाले पॉइंट को एक्स एन का नाम दिया जाता है। तो अगर हमारे पास यानी कि ये अल्फ़ा ऑफ ए आंसर कब आएगा, यानी कि देखें अगर मैं अल्फ़ा ऑफ एक्स ज़ीरो की वैल्यू करूँ तो वो अल्फ़ा ऑफ एक्स वो आ जाएगा अल्फ़ा ऑफ ए, और अल्फ़ा ऑफ एक्स एन की वैल्यू कहूँ तो वो अल्फ़ा ऑफ आ जाएगा बी। तो ये हमारे पास आ गया अल्फ़ा ऑफ बी माइनस अल्फ़ा ऑफ ए। तो किसकी वैल्यू आई है, इस वाले की वैल्यू, ठीक है। तो ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा एम अल्फ़ा ऑफ बी माइनस अल्फ़ा ऑफ ए, और ये लेस दैन और इक्वल टू है एल पी एफ अल्फ़ा, और ये लेस दैन और इक्वल टू है यू पी एफ अल्फ़ा, और ये लेस दैन और इक्वल टू किससे आ गया, एम और अल्फ़ा ऑफ बी माइनस अल्फ़ा ऑफ ए, और यही चीज़ हमने प्रूव करनी थी। अब एक और थ्योरम है उस पर के हम थोड़ी सी नज़र तो हटा देते हैं, इंपॉर्टेंट है वो भी चीज़ देखें। अगर मैं ना इन साइडों वाले को छोड़ के ना इन दोनों को लेकर चलूँ, ठीक है, एक एल पी एफ अल्फ़ा है और एक मैं कहूँ इनकी सुप्रीमम वैल्यू है, और एक इसकी सुप्रीमम वैल्यू है, सुप्रीमम वैल्यू है किसकी, एल पी एफ अल्फ़ा वाले की, ठीक है। यहाँ पे कैपिटल एफ में लिख देता हूँ ताकि आप कन्फ्यूज़ ना हो, ये भी लिख सकते हैं लेकिन अगर मैं अकेला एफ लिख दूँ, एल लिख दूँ, ठीक है, और यहाँ पे क्या लिख दूँ, यू पी एफ अल्फ़ा, और एक इसकी इन्फीमम वैल्यू लिख दूँ, इन्फीमम वैल्यू ऑफ यू। इसका मतलब क्या है, ये कोई भी लोअर सम हो सकता है, और लेकिन ये क्या है, उस लोअर सम की सबसे सुप्रीमम वैल्यू यानी कि सबसे बड़ी वैल्यू है, और ये यू पी एफ कोई भी हो सकता है लेकिन उसकी इन्फीमम वैल्यू यानी कि सबसे छोटी है। तो जब फ़र्ज़ किया कि ये भी मैं अगर सुप्रीमम वैल्यू हुई तो फिर तो आपस में इक्वल हो जाएंगे, लेकिन अगर ये सुप्रीमम वैल्यू ना हुई यानी कि फिर छोटी होगी क्योंकि सबसे बड़ी वैल्यू तो ये है, तो ये वाली चीज़ आ जाएगी। इसमें अगर आप देखें कि अगर ये यू पी एफ अल्फ़ा है और अगर ये वैल्यू भी इन्फीमम वाली हुई तो इन्फीमम आपस में इक्वल होंगी। अगर ये इन्फीमम के अलावा मैं कोई वैल्यू लूँगा, ठीक है, तो ये बड़ी होगी और इन्फीमम तो छोटी होती है ना, तो फिर ये वैल्यू उससे छोटी होगी, तो यानी कि ये वैल्यू छोटी होगी, ये इस तरह आ जाएगा। तो अगर इस ही इनइक्वालिटी वाले को मैं बनाना चाहूँ तो मैं किस तरह बनाऊँगा, किस तरह हम इसको बनाएंगे, यानी कि ये आ जाएगा एम बी माइनस ए, यानी कि ये साइड पे लिख लीजिएगा एम वाला, यानी कि ये वाला पहला रिजल्ट, और लेस देन आर इक्वल टू किससे आ जाएगा, एल पी एफ अल्फ़ा, और लेस देन आर इक्वल टू किससे आ जाएगा, ये क्या है, ये है सुप्रीमम ऑफ एल, यानी कि सुप्रीमम ऑफ, इसको आप लिख सकते हैं एल पी एफ अल्फ़ा, सुप्रीमम ऑफ एल लिख सकते हैं, सुप्रीमम ऑफ एल लिख लें या एल पी एफ अल्फ़ा लिख लें, दोनों सेम ही है। और ये चीज़ किसके इक्वल होती है, ये चीज़ हमारे पास इंटेग्रल के इक्वल होती है, किसके, इंटेग्रल के, कौन सी, ये कौन सी इंटेग्रल होगी, अपर इंटेग्रल, कौन सी होगी, लोअर इंटेग्रल, ठीक है, लोअर इंटेग्रल, ये आ गया लोअर इंटेग्रल, ठीक है। और ये हमेशा लेस दैन और इक्वल होगी इससे, ठीक है, ए बी एफ डी अल्फ़ा से, यानी कि अगर फ़र्ज़ किया इक्वल आते हों तो फिर ये केस आता है ना, और अगर इक्वल ही नहीं आते तो फिर ये केस ये पॉसिबल ही नहीं होता, ठीक है, यानी कि इसको फ़िलहाल ऐसे ही लिख देते हैं। और ये हमारे पास होगा, यानी कि अब ये चीज़ किससे लेस देन और इक्वल टू होगी, इस इन्फीमम वाले से। हमेशा याद रखें अपर सम की कोई वैल्यू ले लें, लोअर सम की कोई वैल्यू ले लें, हमेशा लोअर सम कम हुआ करेगा अपर सम के, यानी कि सम अपर सम में नहीं पहुंच सकता हमेशा। यानी कि ये देखें ना, इससे नीचे वाला एरिया कब कवर होगा, इससे नीचे वाला एरिया तब आया करेगा जब लोअर सम की बात करेंगे, और इस नीचे वाले एरिया के साथ साथ ऊपर वाला एरिया भी आया करेगा कब, जब अपर सम हुआ करेगा। तो अपर सम की कोई भी वैल्यू ले लें, लोअर सम की कोई भी वैल्यू ले लें, अपर सम की चाहे तो सबसे छोटी वैल्यू ले लें, लोअर सम की चाहे तो सबसे बड़ी वैल्यू, यानी कि जोन सी मर्जी वैल्यू उठा लें, हमेशा जो लोअर सम होता है वो कम होता है, अपर सम की वैल्यू ज़्यादा होती है, ठीक है। तो ये हमारे पास, यानी कि अब ये इसके आगे, यानी कि ये तो अपर सम की इन्फीमम है, तो ये आ जाएगा अपर सम की इन्फीमम है, इन्फीमम ऑफ यू, और ये आ जाएगा यू पी एफ अल्फ़ा लिख दे। और ये किसके इक्वल होता है, ये हमारे पास लोअर इंटेग्रल होता है, ये हमारे पास अपर इंटेग्रल होता है, अपर इंटेग्रल, तो ये आ जाएगा ए एस बी अपर इंटेग्रल एफ डी अल्फ़ा, और ये किससे लेस देन आर इक्वल टू है, ये चीज़ किससे लेस देन है, इस वाली से, तो आगे आ जाएगा यू पी एफ अल्फ़ा, और ये लेस देन आर इक्वल टू किससे है, एम बी एम अल्फ़ा ऑफ बी माइनस अल्फ़ा ऑफ ए, तो ये भी रिजल्ट हो सकता है।
ठीक है। और अगर ये रिज़ल्ट किस वक्त पॉसिबल है, ये रिज़ल्ट किस वक्त है, ये रिज़ल्ट उस वक्त है कि जब हमारे पास वो रीमन स्टेजेस इंटीग्रेबल हो भी सकता है और नहीं भी, क्योंकि मैंने लेस देन और इक्वल टू लगाया है। अगर इक्वल टू वाले, अगर लेस देन वाली कंडीशन पूरी हुई तो वो इंटीग्रेबल नहीं है, यानी कि ये दोनों आपस में इक्वल नहीं आए। और अगर यहाँ पे इक्वल टू वाली कंडीशन फुलफिल हो गई, यहाँ पे इक्वल टू वाली यानी कि दोनों आपस में इक्वल आ गए हैं, अपर और लोअर इंटीग्रल, तो वो हमारे पास क्या बन जाएगा, रीमन स्टिल्जेस इंटीग्रेबल फंक्शन बन जाएगा। और इस पूरे को मिटा के हम इसकी जगह पे एक दफ़े लिख सकते हैं ए से बी एफ डी अल्फ़ा। ठीक हो गया। तो ये वाले अब हम चलते हैं इन पे। तो प्रूव डैट, इसको हमने प्रूव करना था, ये सारा आपके प्रूफ के सामने है। ये वाली चीज़ कैसे आई मैंने आपको सारा एक्सप्लेन कर दिया, डेल अल्फा से मल्टीप्लाई किया, समीशन अप्लाई कर दी। ठीक है। और ये वाली चीज़ें उन्होंने यहाँ पे लिखी हुई हैं सारी हवाले के तौर पे। एज वी नाउ डैट, जैसे कि हम जानते हैं लोअर सम ये है, अपर सम का यू बड़ा, अपर सम ये है, और ये हमारे पास डेल अल्फा उन्होंने इस तरह सम कर लिया है जिस तरह भी आप लोगों ने करना है। ठीक है, मैंने आपको पहले फार्मूला ओपन करवा दिया था, और ये चीज़ इस तरह हैंस प्रूव्ड हो जाएगी। ठीक है। और ये लिखा हुआ है कि इन द केस ऑफ, अगर ये हमारे पास अपर इंटीग्रल लोअर इंटीग्रल आपस में इक्वल हो जाए तो ये इंटीग्रेबल हो जाता है विद रिस्पेक्ट टू अल्फा और रीमन की सेंस में। एंड वी राइट, इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, इस तरह भी लिख सकते हैं, इस तरह भी लिख सकते हैं, लेकिन मैं जो है बार बार ये वाली नोटेशन यूज़ कर रहा था। ठीक है। तो आपको भी यही सजेस्ट करूँगा, बाकी आगे आपकी मर्ज़ी, चार हैं जो सी मर्ज़ी करें। द कॉमन वैल्यू जो है उसको डिनोट करेंगे इस वाले से, इस तरह भी लिख सकते हैं, ये दोनों आपको बताया था, अल्फ़ा लिख लें या अल्फ़ा ऑफ एक्स लिख लें। ठीक है। तो बाकी ज़ुबानी बताना होता है, कोई चीज़ें रह भी जाती हैं, इस वजह से साथ नोट्स हैं कि नोट्स से हर एक चीज़ कवर होती जाए। तो ये द रीमन स्टिल्जेस इंटीग्रल, और या इसको सिंपली स्टिल्जेस इंटीग्रेबल कहते हैं विद रिस्पेक्ट टू अल्फा और ओवर द इंटरवल ए कॉमा बी। अब इस पे ना कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स आए हैं कि अगर फ़र्ज़ किया हमारे पास ये है, इसके साथ के मल्टीप्लाई हो रहा है, अपर इंटीग्रल के साथ के मल्टीप्लाई हो रहा है, और के क्या है, पॉजिटिव है, तो के बाहर भी निकाल लें तो अपर इंटीग्रल रहेगा। लोअर इंटीग्रल से के मल्टीप्लाई हो रहा है, के बाहर भी निकाल लें तो लोअर इंटीग्रल ही रहेगा। अगर के नेगेटिव है, अगर अपर इंटीग्रल है तो आंसर भी अपर इंटीग्रल ही रहेगा, और अगर लोअर इंटीग्रल है तो आंसर भी लोअर इंटीग्रल रहेगा। लेकिन ये ना गौर से याद रखें, गौर से, जब हमने रीमान इंटीग्रल पढ़ा था ना, रीमान, ये एक्स नहीं है अल्फा है, ये गलती कर दी यहाँ पे, बड़ी बहुत बड़ी मिस्टेक, इसको मैं तस्वर करूँगा क्यों, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। इसको बहुत बड़ी मिस्टेक तस्वर की जाएगी, क्यों मैं बताता हूँ आपको। एक मिनट, इसके रिजल्ट्स कहाँ गए, एक मिनट, मुझे ना रीमान पे जाने दे, रीमान पे ये देखें, नहीं है, नहीं है, रीमान वाले पे जाने दे, रीमान की अपर और लोअर, एक मिनट बस, इंपॉर्टेंट चीज़ इस वजह से देर लगा रहा हूँ ताकि कभी भूले ना ये चीज़। ये क्या हो गया, ये रिजल्ट्स वगैरह आ गए, और ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये एग्जांपल हमने कल के लेक्चर में डिस्कस की थी। हाँ ये आ गया। एक्स वाले के केस में ना, एक्स वाले के केस में अगर कोई अपर है तो उसको पॉजिटिव वाले से नंबर मल्टीप्लाई करें, अपर ही रहेगी, अगर कोई लोअर है पॉजिटिव वाले से मल्टीप्लाई करें वो लोअर ही रहेगी। लेकिन अगर नेगेटिव है तो अगर हम अपर वाली है उसको नेगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो अपर वाली देखें, अपर बी के ऊपर डैश लगी हुई थी, अब एक नीचे आ गई है, अपर वाली अब लोअर बन गई है, और यहाँ पे जो लोअर थी एक नीचे डैश लगी थी, ये बी के ऊपर ये अपर बन गई है, यानी कि के अगर नेगेटिव है तो रीमन में चेंज आ जाएगा, इसमें आ जाएगा, रीमन में चेंज आ जाएगा। लेकिन हमारे पास जो है, लेकिन हमारे पास जो है वो इसमें चेंज नहीं आएगा, इसमें चेंज नहीं आया करेगा। ठीक है। हालांकि ये उसका ही एक स्पेशल केस होता है, लेकिन इसके ऊपर स्पेशली प्रूफ भी है, इसके ऊपर स्पेशली प्रूफ भी है कि अल्फ़ा किस तरह ये के साइन को इस तरह कर देता है। डिड्यूस दैट इफ, यहाँ पे अल्फ़ा है, डिड्यूस दैट इफ एफ इज़ बाउंडेड एंड इंटीग्रेबल ओवर इंटरवल देन सो। बाकी इस पर आप खुद मज़ीद देख लीजिएगा, मुझे जो जैसा जैसा लिखा हुआ वैसा मैंने चीज़ें बताने की कोशिश की। यहाँ पे अल्फ़ा आएगा, और बाकी ये देखे अपर अपर ही रही है और लोअर लोअर ही रही है। ठीक है।
deduce that if f is bounded and integrable over this interval then so if kf scalar multiplication also integrable। कहता है कि अगर हमारे पास f बाउंडेड है और इंटीग्रेबल है तो किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करें वो भी इंटीग्रेबल और बाउंडेड होगा, वेयर k इज यानी कांस्टेंट है, और ये अगर हम इंटीग्रल वाले से मल्टीप्लाई करें तो ये वाली चीज़। अब यानी कि इन जनरल फिर हम कह सकते हैं क्या कि किसी नेगेटिव से मल्टीप्लाई करें या पॉजिटिव से करें तो रीमन इंटीग्रल जो है वो रीमन इंटीग्रल ही रहती है, ठीक है, यानी कि अपर अपर रहती है, लोअर लोअर रहती है, और अगर दोनों आपस में इक्वल हैं तो ये इंटीग्रेबल इंटीग्रेबल ही रहता है। यानी रिमार्क आ गया, अपर एंड लोअर इंटीग्रल्स ऑलवेज एग्जिस्ट फॉर बाउंडेड फंक्शन। ये जो मैंने एंड पे आपको बताया था, कहाँ गया एंड पे, एंड वाला मैं बता देता हूँ, एक मिनट, मैंने एंड ये एंड पे मैंने बताया था बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ कि अगर बाउंडेड है तो ये लाजमी एग्जिस्ट करेंगे, ये एग्जिस्ट करेंगे तो आपस में इक्वल हो भी सकती हैं और नहीं भी, अगर इक्वल है तो वो इंटीग्रेबल है, अगर इक्वल नहीं है तो वो इंटीग्रेबल नहीं है। लेकिन अगर इसकी बात करें, अगर कोई इंटीग्रेबल है तो ज़ाहिर सी बात है उसकी इंटीग्रल्स एग्जिस्ट करती होगी, और अगर एग्जिस्ट करती है तो वो बाउंडेड होगा, ठीक है, ये वाली चीज़। तो यही चीज़ लिखी है बहुत प्यारी कि अपर एंड लोअर इंटीग्रल जो है वो एग्जिस्ट करेगी कब, बाउंडेड फंक्शन के लिए, यानी कि बाउंडेड से ये एग्जिस्ट करेंगे, ठीक है, और अगर ये इक्वल है तो इंटीग्रेबल, अगर नहीं तो फिर वो इंटीग्रेबल नहीं होता। बट दीज मे आर मे नॉट भी इक्वल, इक्वल हो भी सकती है नहीं भी, फॉर बाउंडेड फंक्शन सच फंक्शन इज़ नॉट, अगर वो इक्वल ना हो, ठीक है, तो आल के लिए, आल बाउंडेड फंक्शन के लिए फंक्शन वो इंटीग्रेबल नहीं होती, हो भी सकते हैं और नहीं भी। एवरी इंटीग्रेबल फंक्शन मस्ट बी बाउंडेड, इंटीग्रेबल फंक्शन को ये उठा लें वो मस्ट बी बाउंडेड होगा, लेकिन हर एक बाउंडेड फंक्शन जो है वो इंटीग्रेबल हो भी सकता है और नहीं भी। कब इंटीग्रेबल होगा, जब अपर और लोअर वाली इक्वल आ जाए, और अगर अपर और लोअर वाली इक्वल ना आए तो नहीं। अब ये वाला थ्योरम में मैंने आपको प्रूव करवा दिया, एम अल्फा बी माइनस ए, और ये और इसके अलावा ये इन दोनों की जगह अगर ये दोनों इक्वल है तो वही हम इंटीग्रेबल होगा, ठीक है, ये वाला चीज़, और अगर ये लेस देन है एक दूसरे से तो फिर इंटीग्रेबल नहीं होगा, ये भी मैंने आपको प्रूव करवा दिया ये सारी चीज़, ठीक है, आप इसको अब देख लें, हैंस प्रूव्ड। तो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे रिफाइनमेंट ऑफ अ पार्टीशन। उम्मीद करता हूँ कि आज के लेक्चर की समझ आई होगी, किसी बच्चे का कोई भी क्वेश्चन हुआ तो लाजमी पूछिएगा। इसी के साथ इजाज़त दें, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।